नाज़रीन, इस्लामाबाद में मुकीम सिफारती मिशंस के लिए SIFC पर ब्रीफिंग इजलास। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान ने इजलास में ब्रीफिंग दी। सिफारतकारों को SIFC के क़याम और मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ब्रीफिंग में 4 अहम शोबों में सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए गए। इजलास में IT, ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के मौक़े उजागर किए गए हैं। हुकूमत ने हाल ही में SIFC तश्कील दी थी। चेयरमैन KASB नासिर शाह बुखारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। किस तरह से मईशत में बेहतरी लाई जा सकेगी इससे? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है SIFC का हुकूमत की तरफ से, और उसके लिए खुसूसी तौर पर जो आर्मी चीफ ने जो इनिशिएटिव मिल के लिया था, उसकी अब जो पजीराई है वो नज़र आ रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी जो है सेमिनार शुरू होने लगा है। उससे अंदाज़ा होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन 4 शोबों के लिए, जो ख़ास तौर पे IT में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में और इसी तरह से दीगर और शोबों में भी ज़रूरत इस चीज़ की थी कि मुल्क में जो है फास्ट ट्रैक किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट्स को जो है प्रमोट किया जाए। तो इसके लिए ये सिलसिले की एक कड़ी है, और मैं समझता हूँ कि ये एक कदम ऐसा उठाया जा रहा है जिससे कि इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा मौका मिलेगा कि जो प्रोसेस लगता था, लोगों में एक इंतज़ार करना पड़ता था, एक साल तक जो है कोई फैसले नहीं होते थे इन्वेस्टर्स को अलाउ करने के, अब वो एक फास्ट ट्रैक बेसिस का सिलसिला जो है शुरू किया जा सकता है। इससे यकीनी तौर पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुल्क में एग्रीकल्चर और माइनिंग में खुसूसियत के साथ, जो पीछे भी कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, उससे जाहिर होता है कि मुल्क में जो 20 से 50 बिलियन डॉलर के मुख्तलिफ टारगेट्स हैं, IT में ख़ास तौर पे 20 बिलियन डॉलर के टारगेट्स हैं। तो इससे जो है एक लोगों को मालूमात मुहैया करना जो है सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम इस अमल से गुजर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस के बाद जो है इसमें मज़ीद तेज़ी आ जाएगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक डायरेक्शन जो है वो मिल सकेगी। इन्वेस्टर्स को डायरेक्शन भी मिल जाएगी और यकीनन कोशिश ये की जा रही कि साजगार माहौल उनको फराहम किया जाए। नासिर साहब, माहिर मईशत खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी खाकान साहब, आगाह कीजिएगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या माहौल मजीद साजगार होगा इसके बाद? पहली बात ये सबसे जरूरी समझने की है कि जिन मुल्कों ने भी दुनिया में तरक्की की है उनमें इन्वेस्टमेंट टू GDP की जो शरह है वो 25 से 30% थी, चाहे वो वियतनाम हो, ईस्ट एशियन मिरेकल हो, या आपके नेबर्स हो, या आपका बेहतरीन दोस्त चाइना हो। पाकिस्तान में आज इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 13.6%, यानी कि 14% से भी नीचे चला गया है। इसको हमें वापस 22-23% पे लेकर जाना है। ये वो लेवल है जो 1992 में पाकिस्तान ने हासिल किया था। अब अगर आपने ये करना है तो आपका जो सिस्टम है, जो स्टेट एपरेटस है, वो अलाउ नहीं कर रहा कि आप इंटरैक्ट कर सकें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे सकें, आप वन विंडो ऑपरेशन कर सकें, आप प्रोडक्टिवली उन सेक्टर्स को इवन आइडेंटिफाई कर सकें जहां पे आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। इसकी बहुत क्लियर मिसाल ये है कि FY23 में पाकिस्तान में 1.4 अरब डॉलर की सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगी। ये पिछले 2-4 सालों से भी गिरता हुआ ट्रेंड था। पाकिस्तान 1.89 बिलियन डॉलर पे था और अब 1.4 बिलियन डॉलर पे आ गया। पाकिस्तान को इसको 5 से 7 अरब डॉलर पे लेके जाना है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान को डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम IMF के साथ गुफ्तगूसारी कर रहे हैं, एक नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट जिनका ताल्लुक हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से है, वो लेके आने हैं, और 5-7 अरब डॉलर अगले 2 से 5 साल मेंटेन करना है। अब इसमें आपने एक SIFC इसलिए बनाई कि आप एक वन विंडो ऑपरेशन दे सकें, आप एक वो विंडो दे सकें जिससे आप इन्वेस्टर से अब्रॉड भी और डोमेस्टिकली भी इंटरैक्ट कर सकें उन की सेक्टर्स में जहां पे आप क्या करना चाह रहे हैं। आप पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना चाह रहे हैं। बार बार याद रखिए कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर CPEC में बना चुके हैं, अब उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर आप बिजली भी सस्ती करना चाहते हैं तो उसके यूनिट्स ज्यादा बिकेंगे, और वो यूनिट्स मैं और आप घर पे नहीं इस्तेमाल करेंगे,
वो यूनिट्स हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे। हमारा एग्रीकल्चर की जब ज़मीनें जो कि इस वक्त हम यूज़ नहीं कर रहे, जो पैदावार में नहीं है, जब वो सारी फार्मिंग में आएंगी और अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग में आएंगी तो मैकेनाइजेशन, एआई, ड्रिप इरिगेशन, बेटर सीड, ये 4 चीजें तो कीजिए ना, ये तो आपने करनी है। तभी आपकी जो राइस की, तभी आपकी जो मेज की, तभी आपकी जो कॉटन की प्रोडक्शन है, जो पैदावारी सलाहियत, प्रोडक्टिविटी है, वो दुनिया को मैच करेगी। ये नंबर 1 चीज आप करना चाह रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं इस सेक्टर में, अपने दोस्तों को आप इंगेज करना चाह रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों, क्योंकि वहां पे वेल्थ फंड्स आर राइप विद मनी। जो इस पर एक जमाना था हम पेट्रो डॉलर्स की गुफ्तगू करते थे, अब तो उससे भी बढ़ के आपके पास इस वक्त रकूम वहां पे मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया हैज एंगेज्ड विद यू एंड एंगेज्ड वेल, दैट्स अ सिल्वर लाइनिंग फॉर पाकिस्तान। आई नो कि बहुत मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए बिजली के बिलों को देखते हुए, बट मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर आगे मैं करना क्या चाहता हूँ। सो सऊदी अरेबिया हैज एंगेज्ड विद यू। सीपेक 2 हम कर नहीं पाए और उस वजह से आज जो 41,000 मेगावाट बिजली लगाए हुए हैं उसको यूज नहीं कर पाए। तो जो सेकंड चीज है वो ये है कि आपको पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसमें आईटी और आईटीईएस में, इन चीजों में आपको लानी है इन्वेस्टमेंट, और ये सारी वो इन्वेस्टमेंट है जो पैदावारी सलाहियत बढ़ाए और नंबर 2 पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। ये 2 ही चीजें हैं जो पाकिस्तान को अगले 5 साल में इसका नक्शा बदलेंगी। बिजली की कीमत ऑटोमेटिकली जब आपके यूनिट ज्यादा बिकेंगे तो सस्ती होगी। और आखिर में कहूंगा कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2022 15 दिसंबर को डॉन अखबार में, और मैं हमेशा कोट करता हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से ट्रेंड हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, और वो 2 चीजों पे पाकिस्तान की तरह आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान की वो 2 फ्लैगशिप चीजें बननी चाहिए, एक रॉक्स और दूसरी क्रॉप्स। उस आर्टिकल का नाम ही रॉक्स एंड क्रॉप्स था। पाकिस्तान की मादनियात, पाकिस्तान की कॉपर, पाकिस्तान की मैग्नीशियम, पाकिस्तान की जिंक, पाकिस्तान की रेकोडेक, पाकिस्तान की टीटीएम बेल्ट, आखिर ये सब चीजें तो हमारे पास ही है ना। 1970 की दहाई में हमने ही सुई गैस जाके निकाली थी, तो पूरे पाकिस्तान में एक डोमेस्टिक नेटवर्क बना और हम आज तक उस गैस को इस्तेमाल करते रहे, और शायद बहुत फरावानी से इस्तेमाल करते रहे। अब ये सारी बेल्ट जो बलूचिस्तान की है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, वहाँ के मसाइल अपनी जगह, पर हमें उन्हीं को बेहतर करने के लिए, एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए ये सारे काम तो वहाँ जाके करनी है। ये हम खुद तो नहीं कर सकते, ये भी तय कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास तो वो जराए फाइनेंसिंग के, हमारे पास वो जराए टेक्नोलॉजी के मौजूद नहीं है। हमारे पास तो ऑस्ट्रेलिया की तरह बीएचपी बिलिटन की कंपनी मौजूद नहीं है, या रियो टिंटो मौजूद नहीं है। हमारे पास तो हमें डायरेक्ट गोल्ड को ही लाना पड़ेगा। हमें जितनी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान को बेच देंगे वहां पे, पर मैंने हमेशा कहा है कि कोई आपके मुल्क में तब आएगा जब वो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी समझेगा कि इस फेयर, आपके एक प्रोटेक्शन होगी, और पाकिस्तान का ऑफ कोर्स एक बड़ा शेयर होगा, उसमें टैक्सेशन का भी शेयर होगा, ओनरशिप का भी शेयर होगा, डिविडेंड्स का भी शेयर होगा। 50 में 25% ओनरशिप बलूचिस्तान की है, मुझे इस बात की नहायत खुशी है, और 25% ओनरशिप रेकोडेक में हमारी यहाँ की है। SIFC किरदार अदा कर सकती है अगर वन विंडो ऑपरेशन में वो आए लोग। आज शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम सिफारतकारों को। अब आपने एक चीज बनाई, मैंने उसका एक खाका सामने रखा, अब आप उसको दुनिया को दिखाएंगे तो ना, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी चीजों में शायद उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, पर वो शो केस बहुत अच्छा करते हैं। अब यू वांट टू शो टू द वर्ल्ड दैट वी हैव क्रिएटेड समथिंग। यकीनन सर, वन विंडो ऑपरेशन से इन्वेस्टर्स के लिए भी जो है वो जितनी हर्डल्स कम होंगी उनके लिए उतनी ही वो ज़्यादा मोटिवेशन होगी, उतना ही माहौल साजगार होगा। नासिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस इजलास में न सिर्फ तवानाई और कानकुनी बल्कि ज़राअत और IT के मौक़ों को भी उजागर किया गया। जी बिल्कुल, इसमें तो जो खासतौर पे एग्रीकल्चर में जो आपको क्विक रिटर्न्स मिल सकती हैं, वो आपने देखा कि कॉटन की क्रॉप इस साल पहले के मुकाबले में बेहतर हुई, इसलिए कि एक फोकस किस्म की कोशिश की गई थी। तो ये इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, और जो हमारी कैश क्रॉप्स के अलावा जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए भी हमें इसमें तकरीबन मुल्क में इस वक्त 9.5 मिलियन एकड़ ज़मीन ऐसी है जो कि काबिल काश्त बनाई जा सकती है। और अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स लाई जाए, लार्ज स्केल कॉर्पोरेट फार्मिंग को जो है प्रमोट किया जाए, ताकि लोकल इन्वेस्टर्स भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है उसमें शामिल हो सकें, और पाकिस्तान को जो है एक फूड बास्केट बनाया जा सके।
اور اس کے لیے یہ SIFC کی تمام جو کوششیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں. اسی طرح سے جو یہ پورا ایک اس کو گرین کارپوریٹ انیشیٹو کمپنی فارم کی گئی ہے ایز اے ہولڈنگ کمپنی, جو کہ اس پورے پروسیس کو آگے لے کر چلے گی, اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہم اگلے 2 سال 3 سال تک جو ہے بہت جلدی دیکھ سکتے ہیں. یقیناً اس کے ریزلٹس ہمارے لیے جی کہیے گا ناصر شاہ صاحب. اور اسی طرح سے جو آپ کی مائننگ ہے, مائننگ کے اندر جو ہے وہ جو بھی ریسنٹ کانفرنس ہوئی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ فورن انویسٹرز, خاص طور پہ سعودی انویسٹرز جو تھے وہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے تھے, جس سے اس بات کی مکمل طور پر جو ہے رہنمائی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں وہ آپ کے اس مائننگ شعبے کے اندر جو ہے وہ ضرور شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک ایسا پروسیس ہے جو اگلے 2 سے 3 سال کے اندر جو ہے رزلٹ لا سکتا ہے. یہ جو ابھی بیرک گولڈ کا ایک کانٹریکٹ جو ہے اس کے تحت ان کو دوبارہ واپس لایا گیا ہے, یہ ایک بہت اچھی ڈائریکشن ہے, اور اس کی وجہ سے انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ یقیناً دوبارہ بحال ہوا ہے. اور اس SIFC پہ جو خاص خصوصیت ہے وہ ایک کہ آپ کو فورن انویسٹرز کو ایک لیگل پروٹیکشن ملنے کا جو ہے ایک ذریعہ بنایا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے کل کو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جائے گا اور جا کے دوبارہ کورٹوں سے جو ہے وہ اسٹے آرڈر لے لے گا, وہ پھر وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کئی سال لمبو میں چلے جائیں گے. تو اس کا بھی ایک جو حل ہے وہ اس SIFC کے ذریعے تلاش کیا گیا ہے. یقیناً اس کا بھی حل SIFC کے ذریعے تلاش کیا گیا ہے. 1 ونڈو آپریشن ہوگا, جتنے کم ہرڈلز ہوں گے. خاقان نجیب صاحب, جس طرح سے آپ راکس اینڈ کراپس کی بات کر رہے تھے, جو آرٹیکل آپ نے لکھا اس کے اندر زراعت بھی آ جاتی, کانکنی بھی آ جاتی ہے, توانائی کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. سر IT کے اندر بھی بہت سارے مواقع جن کو اجاگر کیا گیا. یہ آپ کی بات درست ہے. دیکھیں نا, ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے, 23 کی میڈین ایج ہے, انگلش اسپیکنگ ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک ایسا ریسورس ہے جس کے لیے اب ہمیں آج کا ہی نہیں سوچنا, ہمیں یہی نہیں سوچنا کہ ہم آسانیاں پیدا کریں. مجھے یاد ہے میں گورنمنٹ کے ہائیسٹ لیول پہ ایک میٹنگ میں تھا, اور میں نے وہاں کہا کہ یہ جو پیسے لانے کی ڈفیکلٹی ہے ہمیں اس کو آسان کرنا چاہیے. ہم نے کچھ کوشش کی. اس وقت ہم $2.6 ارب کی اس وقت جو ایکسپورٹ ہے اس پہ چلے گئے ہیں IT سے ریلیٹڈ. میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ ہے, بٹ جو اس وقت آفیشیل چینل سے آ رہی ہے وہ اتنی ہے. اب ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ جو اس وقت کی سہولیات ہیں وہ ہم ان کو فراہم کریں, اور اگین اس سے جو ایکسپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم $4 بلین تک لے جائیں گے. پر اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو نیبر ہے اس نے کیا ہے, اس نے IIT بنایا. IIT میں انڈیا میں جانا جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ دنیا کی کسی اچھی یونیورسٹی میں. ہمیں بھی پیدا کرنے ہیں گریجویٹس, صرف 4-5 یونیورسٹی سے نہیں. پاکستان میں ہم نے اس کا ایک جال پھیلانا ہے, اور جو ہماری 23 کی میڈین ایج ہے, ڈیٹا مائننگ, IT اور ITES سے ریلیٹڈ جو ہم ایکسپورٹس کریٹ کر سکتے ہیں, اسٹیئنگ ود ان دی پاکستان کا جو اس وقت سفیر ہے, یہ بھی یاد رکھیے کہ ابھی ہم جو ان کو سروسز دیتے ہیں دے آر چیپر دین جو ہمارے نیبرہڈ میں جا رہی ہیں. تو اس کا تو ایک جامع خاکہ بننا چاہیے تعلیم سے ریلیٹ کر کے, پلس یہ دیکھ کے کہ اگلے 5 سے 10 سال میں ہم کیا کر سکتے ہیں AI کی مد میں. اور آف کورس ہماری جو پارٹنرشپس ابراڈ ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت آج یہ آ گیا ہے کہ 52 لاکھ SMEs ہیں, ان کو بھی میں کہتا ہوں یہ چھوٹے کام کرنے والے ہیں نا, ان کو کنیکٹ کرنا ہے دنیا سے. ایک صحیح کنیکشن, اینڈ ٹرسٹ می آئی نو کہ بہت گلوم اینڈ ڈوم ہے ملک میں, ایک صحیح کنیکشن ہے ویتنام کا سیمسنگ سے پارٹس بنا کے بیچنے کا. یو نو کہ وہ $72 ارب کی ویتنام ایک کمپنی کو ایکسپورٹ کرتا ہے پارٹس, اس کا نام ہے سیمسنگ. سو جو 52 لاکھ یہ جو آپ کے پاس SMEs ہیں پاکستان میں, ان کو بھی کنیکٹ, گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بننا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کون سا کلک کرے گا, پر مینوفیکچرنگ ہب تو اسی طرح بنے گا. سو ہم نے سروس کی بات کی, ہم نے نیچے کھدائی کرنے کی بات کی, ہم نے اب گڈ مینوفیکچرنگ کی بات کی. یہی ہے نا پاکستان کا فیوچر. اب اس میں آسانیاں پیدا کیجیے لوگوں کے لیے. لوگوں کو ہم نے الجھایا ہوا ہے مسئلوں میں, بجلی کے کنیکشن سے لے کر بینک کے اکاؤنٹ کھولنے تک, رجسٹر کرنے تک, منیز کو ریپیٹریٹ کرنے تک, منیز کو باہر ہولڈ کرنے تک, ہر چیز میں آسانیاں پیدا کیجیے. مجھے یاد ہے میں نے 2016 میں ایک کتاب لکھی تھی جو آج بھی BOI کی ویب سائٹ پہ ہے کہ پاکستان شوڈ ورک آن ایز آف ڈوئنگ بزنس
وہ نہیں جو آپ کو ملٹی-لیٹرلز کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنے ہاں جا کے یہ دیکھیے کہ آپ ریگولیٹری گلوٹین کر کے کیا چیزیں ہیں جن کو ختم کر دیں گے. اس کو چھوڑ دیجئے کہ میں پروسیجرز کم کر دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے لیٹس میک رولز اینڈ ریگولیشنز ویری ایزی فار دیز پیپل ٹو ورک. مے بی کہ وہ ایک maybe they will do something جو ہم شاید ایونچولی چاہیں گے کہ اس کو ریگولیٹ کر لیں. بٹ ان دا مین ٹائم ابھی پاکستان کو ہر صورت اپنے نان ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، ایف ڈی آئی، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر ملک چلے گا نہیں. میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں، میں نے پاکستان کے فائنانسنگ کو بہت غور سے دیکھا ہے اور میں بہت کنسرنڈ رہتا ہوں کہ ہم کیسے اپنی جو ڈالر فائنانسنگ ہے، جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے، اس میں سے ملک کو نکالیں. یہ 3 ہی طریقے ہیں، کوئی چوتھا طریقہ ایگزسٹ نہیں کرتا پاکستان کے لیے. اب ان 3 طریقوں کو ہم کتنا زیادہ یقیناً سر یہی 3 طریقے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ نہیں ہو سکتا. آبویسلی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا اور ون ونڈو آپریشن اس کو مزید سمپلیفائی کر دے گا تو انویسٹرز کے لیے مزید سازگار ماحول ہوگا. ماہر معیشت خاکار نجیب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور چیئرمین KASB ناصر شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. سر آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.